आज का विषय है इग्नू एमए पॉलिटिकल साइंस। कोर्स कोड है MPS 003, जिसका पूरा नाम हुआ भारत लोकतंत्र और विकास। इसका इकाई नंबर है 20। चैप्टर 20 का अध्ययन करेंगे हम लोग, जिसका नाम है लिंग भेद और विकास। तो चलिए इग्नू के एमए पॉलिटिकल साइंस का MPS 003 के चैप्टर नंबर 20 लिंग भेद और विकास का हम लोग आज मुख्य बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले लिंग भेद और विकास, तो हम लोग ये समझेंगे कि भारत में किस तरह लिंग भेद का विकास हुआ, अर्थात जो पुरुष और महिला के बीच की जो ये खाई है, ये किस तरह भरा और आगे आज वर्तमान समय में किस तरह दोनों को समान अधिकार प्राप्त है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इस पहला पॉइंट से, मुख्य शब्दावली। तो जैसा कि मुख्य शब्दावली में जैव लिंग बनाम सामाजिक लिंग, सेक्स वर्सेस जेंडर, इसका अध्ययन करेंगे। इस अध्याय को समझने के लिए इस पुस्तक में सबसे पहले इन दोनों अवधारणाओं में अंतर स्पष्ट करना जरूरी है। जैव लिंग, यह एक जैविक और प्राकृतिक स्थिति है, जैसे महिला पुरुष का होना, जो जन्मजात होती है और इसे बदला नहीं जा सकता। सामाजिक लिंग, यह समाज द्वारा निर्मित पहचान है। समाज यह तय करती है कि एक पुरुष या महिला को कौन से व्यवहार करना चाहिए, कौन से काम करना चाहिए। जैसे महिलाओं को घर संभालना चाहिए, पुरुषों को बाहर का काम करना। यह परिवर्तनशील है, अर्थात सामाजिक लिंग जो समाज द्वारा निर्धारित किया गया कि महिलाओं को सिर्फ घर के काम काज में रहना चाहिए और पुरुषों को बाहर कमाना चाहिए, ये बदला जा सकता है, इसलिए यहाँ लिखा गया ये परिवर्तनशील है। लिंग भेद, जब इसी सामाजिक बनावट के आधार पर महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम अधिकार और कम अवसर और कम संसाधन दिए जाते हैं, तो इसे ही लिंग भेद कहते हैं। अब अगला पॉइंट है हमारा विकास सिद्धांत में महिलाओं का स्थान। तो विकास सिद्धांतों में महिलाओं का स्थान, समय के साथ विकास के सिद्धांतों में महिलाओं की भूमिका को देखने का नज़रिया बदला है। इसे 3 मुख्य चरणों में समझा जा सकता है। पहला, कल्याणकारी दृष्टिकोण, इसके तहत महिलाओं का विकास का सक्रिय भागीदारी नहीं है। कल्याणकारी दृष्टिकोण में महिलाओं का जो है विकास में सक्रिय भागीदारी नहीं है, बल्कि केवल लाभार्थी माना गया है। लाभार्थी मतलब महिलाओं को सिर्फ कुछ न कुछ चाहिए, उससे कुछ देश या राज्य को नहीं चाहिए। जैसे सरकार की नीतियां केवल उनके पोषण, मातृत्व और बच्चों की देखभाल तक सीमित थी कल्याणकारी दृष्टिकोण में। अगला, महिला विकास में महिलाएं, वोमेन इन डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट में WID कहा गया, ये 1970 का दशक था। इसका जो प्रतिपादक है एस्तेतर बोसेरूप की पुस्तक के बाद यह दृष्टिकोण आया। इसमें माना गया कि महिलाएं आर्थिक रूप से बहुत काम करती है, जैसे खेती, घरेलू श्रम, लेकिन विकास योजनाओं में उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। एस्तेतर बोसेरूप का जो पुस्तक है, उनके द्वारा ये बताया गया कि महिलाएं काम तो करती है, लेकिन उनके काम को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। उद्देश्य, महिलाओं को मौजूदा आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में शामिल करना और उन्हें उत्पादक बनाना। इससे पहले सिर्फ कल्याणकारी में उन्हें लाभार्थी, अर्थात वो सिर्फ उपभोग करते थे, ऐसा माना गया। लेकिन जब एस्तेतर बोसेरूप का जब दृष्टिकोण आया, तो उसके आधार पे यहाँ अब समाज में माना जाने लगा कि महिलाओं को भी उत्पादक के रूप में माना जा सकता है। अब नेक्स्ट दृष्टिकोण है हमारा लिंग भेद और विकास, जेंडर एंड डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में GAD। 1980 के दशक से अब तक यह सबसे आधुनिक दृष्टिकोण है जिस पर यह पूरा चैप्टर आधारित है। यह केवल महिलाओं की बात नहीं करता,
बल्कि पुरुषों और महिलाओं के बीच के संबंधों, शक्ति संबंधों की जांच करता है। इसका मानना है कि जब तक समाज की पितृसत्तात्मक सोच और ढांचे को नहीं बदला जाएगा, तब तक केवल योजनाएं बनाने से महिलाओं का विकास नहीं होगा। यह महिलाओं के सशक्तिकरण पर बल देते हैं। अर्थात लिंग भेद और विकास, जेंडर एंड डेवलपमेंट, महिलाओं समाज की सोच को बदलने का बात करता है और महिलाओं को सशक्तिकरण पे बात करता है। अर्थात महिला वो हर काम कर सकती है जो एक पुरुष कर सकते हैं। वो कब से ये इस विचार का उदय हुआ? ये 1980 के बाद ये विचार आया, जिसको आधुनिक दृष्टिकोण कहते हैं। अब अगला पॉइंट है भारत में लिंग भेद और विकास की चुनौतियाँ। भारतीय संदर्भ में विकास के मार्ग में लिंग भेद के निम्नलिखित आयामों में को रेखांकित करती है। पहला है श्रम बाजार में असमानता। श्रम बाजार में असमानता। श्रम बाजार में कैसा असमानता है तो देखते हैं। अदृश्य श्रम, महिलाएं घर का जो काम करती है, खाना बनाना, बच्चों की परवरिश, पानी लाना, उसे आर्थिक विकास में नहीं गिना जाता है। इसे अनपेड केयर वर्क कहते हैं, जिसे अदृश्य श्रम। मतलब महिलाएं तो काम करती है लेकिन उस काम का जीडीपी में कोई गिना नहीं जाता है। अब अगला है मजदूरी में अंतर। समान काम के लिए महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, विशेषकर असंगठित क्षेत्र में, जैसे कृषि, निर्माण कार्य में। तो ये हमारा अदृश्य श्रम में आता है। जैसे मजदूरी, महिलाएं भी काम कर रही है, पुरुष भी काम कर रही है, सेम काम कर रही है, लेकिन पुरुष को ज़्यादा मजदूरी मिल रहा है, महिलाओं को कम, लेकिन काम उतना ही दोनों कर रहे हैं और काम वही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी। तो इस तरह महिला एवं पुरुष में हमें वो समानता देखने को मिलता है। अगला संसाधन पर स्वामित्व का अभाव। भारत में भूमि, संपत्ति, धन पर मुख्य रूप से पुरुषों का नियंत्रण होता है। संपत्ति का अधिकार न होने से महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य और शिक्षा में पिछड़ापन। बाल विवाह, कुपोषण और लड़कियों की पढ़ाई बीच में छुड़वा देना आज भी बड़ी चुनौती है। तो इस प्रकार स्वास्थ्य और शिक्षा में भी हम लोग देख सकते हैं महिलाएं किस तरह पुरुषों की तुलना में पीछे है। हमारे देश में भी एक कानून अब तो नहीं है, लेकिन कुछ समय पहले था कि पुरुषों के विवाह का उम्र ज़्यादा और महिलाओं का विवाह का उम्र कम। ये भी एक प्रकार का असमानता का उदाहरण है। अगला नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राज्य की नीतियाँ और संवैधानिक उपाय। इस दोनों महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता लाने में राज्य की कौन कौन सी नीतियाँ हैं और कौन से संवैधानिक उपाय हैं, अब हम लोग इसे देखेंगे। तो आइए हम लोग इसे एक एक करके देखते हैं। तो भारत सरकार ने विकास प्रक्रिया में लिंग भेद को कम करने के लिए कई कदम उठाए। पहला संवैधानिक सुरक्षा। संविधान के द्वारा क्या सुरक्षा उसे देख लेते हैं। जैसे 1914 समानता का अधिकार। हम लोग जानते हैं कि उसमें महिला हो या पुरुष हो या फिर और भी कोई जेंडर हो, सभी के बीच समानता का व्यवहार होना चाहिए। इसका हमें मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 14 में वर्णन मिलता है। अगला अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 स्पष्ट करता है कि लिंग भेद के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार नीति निर्देशक तत्व जो कि हमारा अनुच्छेद 39 है, ये समान कार्य के लिए समान वेतन स्पष्ट रूप से चर्चा करता है। तो आज हम लोग अच्छी तरह से देखते हैं कि कोई भी सरकारी नौकरियां हो या कार्य हो, उसमें महिला हो या पुरुष हो, सभी को समान कार्य के बदले समान वेतन मिलता है। लेकिन यह जो अनुच्छेद 39 है, कहीं न कहीं अभी भी गैर सरकारी है या फिर असंगठित कार्य क्षेत्र है, वहाँ अभी भी हमें इसका अभाव दिखता है अनुच्छेद 39 का। जैसे आप अपने कृषि क्षेत्र में ही आसपास में देखेंगे तो महिलाओं पुरुषों को एक ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग वेतन मिल रहे हैं। अगला है राजनीतिक सशक्तिकरण। 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया गया है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन आप लोग जानते होंगे, ग्राम पंचायत और
नगर पंचायत के लिए है, जिसमें महिलाओं के लिए विशेष रूप से 33% आरक्षण दिया गया। कई राज्यों में आप देखेंगे कि वहाँ 50% भी कर दिया गया। इस आरक्षण से लाभ क्या है, तो इससे ज़मीनी स्तर पर महिलाएं नेतृत्व की उभरा है। मतलब इस 33% का जो आरक्षण दिया गया है पंचायती राज या नगर निगम में, तो वो महिलाएं प्रतिनिधित्व के रूप में, मतलब समाज को एक राह दिखाने के रूप में आगे आई है, और राजनीति में भी उनका कहा जाए एक प्रकार से तो हिस्सा या फिर राजनीति में भाग लेना वो सामने आई है। अगला है जेंडर बजटिंग। भारत सरकार बजट बनाते समय यह देखती है कि कुल बजट का कितना हिस्सा सीधे महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण पर खर्च हो रहा है। अर्थात भारत सरकार भी समय समय पे ऐसा प्रयास करते आ रही है कि बजट में महिलाओं को कुछ न कुछ भाग इस विशेष तौर पे मिले। कुछ प्रमुख योजनाएं भी हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मातृ वंदना योजना, स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देना ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो सके। हमारे केंद्र सरकार के द्वारा समय समय पर कई ऐसे योजनाएं निकाले जाते हैं जो कि विशेष तौर पे उस योजनाओं का लाभ महिलाएं उठाएं। आगे निष्कर्ष, मुख्य निष्कर्ष यह है कि लिंग आधारित समानता के बिना कोई भी विकास सच्चा या सतत नहीं हो सकता। विकास का लाभ महिलाओं तक केवल कल्याणकारी योजनाओं के जरिए नहीं पहुंचना चाहिए, बल्कि उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में बराबर का हकदार बनना होगा। अर्थात हम इस निष्कर्ष से हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि महिलाओं को सिर्फ कानूनी तौर पे या कागजी तौर पे अधिकार नहीं मिलने, बल्कि हमें समाज के द्वारा भी शिक्षा के माध्यम से उन्हें जागरूक करना चाहिए कि महिला और पुरुष दोनों को समाज में समान रूप से आगे बढ़ने की बराबर अधिकार है। क्योंकि जितनी संख्या पुरुष की है लगभग उतनी संख्या ही महिलाओं की है। जब दोनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा देश ज़्यादा गति से आगे बढ़ेगा, और दो पार्ट में से सिर्फ एक पार्ट आगे बढ़ेगा, दूसरा अगर पीछे छूट जाए स्वाभाविक है कि देश हमारा आधा पीछे छूट जाएगा। तो अब अगला अध्याय हम लोग आगे देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।